Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Sallallahu alayhi wasallam. Respected presenter, ICAP students and ICAP team, Assalamu alaikum and a very good morning. I welcome you all in exam-focused revision sessions August 2023. Today we are conducting 4th or 5th session on CAF 2 text practices. The timing of today's session will be from 9:30 AM to 1 PM with break from 11 to 11:15 AM, which will be announced by Sir also. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar, Quetta and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for this session. Mr. Ali Imran has more than 8 years of teaching experience. He is serving as a vice principal in a renowned REIT. After his articles, he started working in a pharmaceutical sector as chief financial officer, but during his job, he realized that teaching is his passion and hence he adopted it as his profession. His areas of interest are business law, taxation, audit, and corporate law. He is one of the most passionate and enthusiastic teacher. His teaching is fueled by such an incredible passion and enthusiasm that captivates every student's attention. Please welcome, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you, Miss, for the introduction. Day 4 Session 1, इसमें हम बिजनेस के और AOP के न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे. लेटेस्ट अटेम्प्ट में जो बिजनेस का न्यूमेरिकल आया है बहुत अच्छा, बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था. और जिस तरह पहले आप लोगों को लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल कराया गया है कल सैलरी का, हमारी प्रेफरेंस है कि जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है उसको कवर करें, जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, ताकि आपको एक अपडेटेड तैयारी करवाई जाए आपके अटेम्प्ट के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कल मैं आपको बेसिक्स बता चुका हूँ, हाउ टू रीड द न्यूमेरिकल, इनिशियल रीडिंग की आउटकम क्या है, वो सारी बातें मैं आपको कल बता चुका हूँ. आज उससे आगे से शुरू करेंगे. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन assume that the day today is 31st August 2023. Faith brother is engaged in the business of manufacturing tools and equipments. Following information has been extracted from the FB's record for the year ended 30th June 2023. रेवेन्यू दिया हुआ है, एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम है, नेट प्रॉफिट. एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो एक्सपेंसेस में उसने लिखा हुआ है शामिल है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन. जैसे ही मैं पढ़ता हूं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जहन में पहली बात ही आती है, भाई ये तो एड बैक होगी. यस और नो? कैश पेमेंट. अब कैश पेमेंट जनरली एड बैक होती है, लेकिन अगर एयर टिकट्स खरीदी हों, वो जो रूल हमने आपको पढ़ाया था कि 2.5 लाख से ज़्यादा अकाउंट बैलेंस हो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज़्यादा हो और पेमेंट कैश में हो रही हो तो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता. सर इस केस में उसकी एक्सेप्शन अप्लाई हो रही है. इसकी इस रूल की एक्सेप्शन थी फ्रेट, पोस्टेज और फेयर. सर जी ये जो ट्रैवलिंग है उसका फेयर है तो ये अलाउड एज डिडक्शन होता है. पेमेंट ऑफ 4 million टू शिपिंग लाइन ऑन अकाउंट ऑफ डेमरेज फॉर कंटेनर ब्लॉक्ड एज पोर्ट.
पोर्ट पे जो कंटेनर पड़ा रहा, पर वहाँ पर रखे रहने की वजह से 4 मिलियन के डेमरेज है, ये भी फाइन ही समझ लीजिए। और 9 मिलियन की पेनल्टी थी जो वेरियस क्लाइंट्स को लेट ऑर्डर देने की वजह से हमें लगी है। सर जी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि पेनल्टी जो होती है वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होती, लेकिन वो वाली पेनल्टी जो कानून की खिलाफ, सर कानून की खिलाफ वर्जी की आपने नहीं, आपने तो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो ये वाला एक्सपेंस अलाउ होगा। सर जी 50 मिलियन की पेमेंट की है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, सर ये एक्सपेंस है। अगर मैं किसी को 50 मिलियन दूं कि घर कंस्ट्रक्ट करो तो क्या ये एक्सपेंस है? सर ये तो एक्सपेंस नेचर ही नहीं है, इसने ऐड बैक होना है। सर AED 1 लाख इक्वलेंट टू 5 मिलियन टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन UAE। रिसर्च का खर्चा किया है, मैंने पहले बताया था रिसर्च हो बिजनेस पर्पस के लिए हो, पाकिस्तान में हो, ये कहाँ पे हो रही है? हम नहीं मानते इसको, ऐड बैक करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ 15.8 मिलियन का इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अमाउंट पेबल टू FB's एसोसिएटेड कंपनी इन कतर। द लाइबिलिटी अरोज ऑन 1 जनवरी 2022 फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ द सेकेंड हैंड प्लांट at a cost of QAR 400,000. As per the agreement, the payment would be made on 1 जनवरी 2024. Relevant exchange rates उसने गिवन दिए हुए हैं। सर जी 400,000 कतरी रियाल की आपने मशीन सेकेंड हैंड खरीदी है और 1 जनवरी 2022 को खरीदी है जब रेट 45 था। 30 जून पर रेट 40 आ गया और 30 जून 2023 पे रेट डबल होके 80 आ गया। ये रियलिटी में ऐसे ही हुआ है, यानी एक्चुअल में भी इसी तरह ही प्रॉब्लम कंपनीज को फेस करनी पड़ी। अब जिसने डॉलर्स में पैसे देने हैं और डॉलर मिसाल के तौर पे 150 से 300 पे आ जाएगा, सर आपने जो पेमेंट करनी है वो डबल नहीं हो जाएगी? उसी तरह इसने कतरी रियाल में पेमेंट करनी थी, 40 रेट था जब उसने खरीदा था और जब पेमेंट करनी थी तो रेट पेमेंट करने के रेट करीब जो है पेमेंट उसने 1 जनवरी 2024 में करनी थी और उस वक्त रेट 79.5 हो गया था। खैर इसने इस फॉरेन एक्सचेंज को एक्सपेंसेस में शामिल किया हुआ है। सर आपको क्या सिखाया था? अगर एसेट खरीदा है, लोन से खरीदा है, लोन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट करती है तो उसकी वजह से लायबिलिटी फ्लक्चुएट करेगी, लायबिलिटी फ्लक्चुएट करेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन कम या ज़्यादा होगी। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट इसने यहाँ पर अप्लाई करवा दिया। अदर इनकम में क्या शामिल है? बैड डेट जो रिकवर हुए हैं वो शामिल है, फिर कैपिटल गेन शामिल है। कैपिटल गेन की तो तुक नहीं ना बनती। सर कैपिटल गेन जो है आपका कैपिटल गेन के हेड में, उसे बिजनेस के हेड में नहीं होना चाहिए। इसके साथ हम मिसक्लासिफिकेशन इसको कहते हैं कि क्लासिफाई गलत किया है, बिजनेस की सारी बात कर रहा है उसके अंदर उसने कैपिटल गेन डाल दिया। तो पहले तो कैपिटल गेन 40 मिलियन अदर इनकम में ऐड था, पहले तो वो रिवर्स करेंगे और फिर कैपिटल गेन की वर्किंग देख के उसको काउंट फॉर करेंगे। फिर आ गया टैक्स डेप्रिसिएशन, फिर आ गया लॉसेस। लॉसेस में बिजनेस के लॉसेस आ गए, फिर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आ गया, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ गई, फिर कैपिटल लॉस लिस्टेड सिक्योरिटी से रिलेटेड आ गए। अब वो कहते हैं टैक्स ईयर 2023 के हवाले से मिनिमम टैक्स रिजीम बताइए और डिटरमिन करें द अमाउंट ऑफ एफबीज रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड टैक्स लॉसेस। अब इसने टैक्स लॉसेस की बात भी की है और ये भी की है।
मिनिमम टैक्स रिजीम को उसने कहा इग्नोर करें। अभी अगला सवाल कराऊंगा तो बताऊंगा कि मिनिमम टैक्स रिजीम को अगर वो कहे चुप रहे तो मिनिमम टैक्स रिजीम के वाले से क्या करना है। यहाँ पर उसने बड़ा क्लियरली कह दिया मिनिमम टैक्स रिजीम को इग्नोर करें। लो सर, ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक अच्छा सवाल है, अच्छे कॉन्सेप्ट वाले बच्चे के लिए ये क्वेश्चन था। फेथ ब्रदर्स, computation of total income, taxable income and income tax liability. टैक्स ईयर है 2023। सबसे पहले लिख दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस। वर्किंग नंबर 1 यहाँ पर वो लिखा, ऊपर चले जाते हैं। पहला सफ़ा पलट दिया सर मैंने। वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर जी न्यूमेरिकल शुरू करने लगा हूँ बिजनेस का, कहाँ से वर्किंग शुरू करूँगा? सर जी अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का क्या करूँ? ऐड बैक कर देता हूँ। कैश पेमेंट ऑफ एयर टिकट्स नील। क्यों? साथ क्या लिख दूं ब्रैकेट में? अलाउड एज डिडक्शन। सर जी डेमरेज और एंड पेनल्टी, इसके साथ भी लिखूंगा अलाउड एज डिडक्शन। सर जी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सर जी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है ना ये ऐड बैक होगा, चूंकि ये अलाउ एज डिडक्शन नहीं। रिसर्च आउटसाइड पाकिस्तान ये अलाउ नहीं। फॉरेन एक्सचेंज लॉस, सर जी फॉरेन एक्सचेंज लॉस उसने खर्चों में माइनस किया हुआ है और ये चूंकि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है तो उसे इनकम में से माइनस नहीं करना, बल्कि इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? लायबिलिटी और कॉस्ट पर और अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन पर। सर समझ आ रही है? तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज लॉस को भी ऐड बैक कर देते हैं। $15.8 million। अच्छा जी ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस को तो ऐड बैक कर दिया। अब एक वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 1.1 सेकेंड हैंड प्लांट। सेकेंड हैंड प्लांट, चूंकि इसने जो कैलकुलेट किया है वो ठीक नहीं किया। अब हमने पता क्या करना है, इसकी पूरी वर्किंग करनी है। सर जी कॉस्ट क्या होगी? इसने कब खरीदा?
1 जनवरी 2022 में कितने का? 400 का। 4 लाख, सर प्लीज़ कैलकुलेटर निकाल लीजिए। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 45। जी भाई, $18 मिलियन है। ठीक है, अच्छा अब जब यहां पे चलते हैं, यस, अब जरा देखिएगा 30 जून पे रेट कम हो गया है, 45 से 40 हो गया। 45 माइनस 40, ₹5 का फर्क पड़ गया। कितनी लायबिलिटी है जी बताइएगा। सर जी 2 मिलियन ऐड करेंगे लेस करेंगे? सर जी ये लेस कर देंगे। 2 मिलियन जो है ये लेस कर दिया। ये लेस करेंगे क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हुई है। अब इस पर आ गया 16। अब पहला साल है तो इनिशियल अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सर जी मुझे बताइएगा 16 का 25%, 4। फिर जनाब इनिशियल अलाउंस भी लेस होना है और डेप्रिसिएशन भी लेस होनी है। जी बताइएगा। इनिशियल अलाउंस भी लेस हो गया और फिर डेप्रिसिएशन आ गई। सर जी 16 माइनस 4 करेंगे और इसका 15% लेंगे। जी 1.8 से डेप्रिसिएशन आ गई। तो भैया ये सारी वर्किंग 2022 के साल के लिए कर रहा हूं। अब आ जाए WDB कितनी बनी? 10.2। अब दोबारा, अब जरा गौर से देखना, असल गेम अब शुरू हुई है इस साल से रिलेटेड। सर डॉलर अब किधर चला गया? सॉरी रियाल 79.5। सर जी जो 79.5 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। जी भाई बताइएगा। सर जी ये 15.8 हो जाएगा, 15.8 मिलियन। अच्छा अब जरा इसको टोटल कीजिएगा तो ये आएगा 26। सर अब इस साल की डेप्रिसिएशन लीजिए कितनी आएगी? 3.9। सर ये डेप्रिसिएशन, भैया ये वर्किंग बड़ी कीमती सी, इस वर्किंग ने बच्चों को परेशान कर दिया था। लेकिन यकीन माने बिल्कुल एज इट इज ये सवाल आपकी किताब में है, बुरे वाला लिमिटेड के नाम से ICAP की किताब में बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना था। इस तरह से करके हमने इस साल की डेप्रिसिएशन निकाल ली। यहां पर ऐड करना था ये करेंसी डिफरेंस को और यहां पर फॉरेन करेंसी को, वहां पर लेस करना था, यहां पर फॉरेन करेंसी डिफरेंस की उसे ऐड करके आपको समझ आ गई डेप्रिसिएशन कितनी बनी है? 3.9 की डेप्रिसिएशन। अच्छा जनाब, सर जी मैं ये वाली एडजस्टमेंट पूरी कर गया हूं सर। इसके हवाले से इसका इम्पैक्ट क्या बनना था? एक तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस एड बैक होना था, दूसरा इसकी डेप्रिसिएशन। इनिशियल अलाउंस नहीं माइनस होगा, पिछले साल हो गया हुआ है।
डेप्रिसिएशन इनिशियल लॉस पिछले साल वाली पिछले साल हो गई भी है, उसको छोड़ दें। मेरी बात पिक कर रहे हैं। हमारी वर्किंग जो है वो तो 2023 की होगी। तो सर आपने फिर पिछले साल की वर्किंग क्यों की है? और मैं ओपनिंग WDV ना निकालूं? मैंने किस वैल्यू का 15% लेना है? WDV का। WDV कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस इनिशियल लॉस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर जी मेरी बात पिक करें, ये सिंपल अकाउंटिंग है। मैंने शुरू से शुरू कर दिया ना, इसीलिए मसला ही हल किया। जब खरीदा था करेंसी डिफरेंस लिया, पहले साल का इनिशियल लॉस और डेप्रिसिएशन ली, फिर जो वैल्यू आ गई फिर उस पर फिर यहां पर ये मेरी ओपनिंग WDV होगी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये WDV निकली है। इस पर मैंने अब करेंसी फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट ऐड किया और ये वैल्यू निकली, इंक्रीज आ गई WDV में और फिर डेप्रिसिएशन निकाली। ये फॉर द ईयर 2023 है। इसको मैंने इनकॉर्पोरेट करना। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं? लो सर, अदर इनकम मैं यहां पर लेस लिखकर डेप्रिसिएशन लिख देता हूं 3.9। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट। सेकेंड हैंड प्लांट की चूंकि उसने नीचे डेप्रिसिएशन दी भी हुई है, इसी सवाल में इसने नीचे डेप्रिसिएशन दी भी हुई है, लेकिन उसने पहले कहा हुआ है अदर देन इंपोर्टेड सेकेंड हैंड प्लांट। अच्छा जनाब, अदर इनकम में शामिल है बैड डेट रिकवर्ड। सर जी आपको पता होना चाहिए बैड डेट रिकवर्ड अकाउंटेंट ने ऐड किए होते हैं, हमने पहले क्या करना होता है? प्लस। कितने? 16। और फिर क्या करेंगे? फिर एज पर टैक्स रूल कैलकुलेट करेंगे। सर जी बैड डेट एज पर टैक्स रूल वर्किंग नंबर 1.2 A माइनस बी। याद है A क्या था? सब्सिक्वेंट रिकवरी कितनी है? 16 की। B क्या था? एक्चुअल माइनस अलाउड। व्हाट इज एक्चुअल? 30 मिलियन। व्हाट इज अलाउड? और सर जी समझ आ रही है? ये वाला रूल अप्लाई किया है 30 माइनस 10। जी भाई कितना आ गया? 20 माइनस 4 आ गया। लो सर, बैड डेट रिकवर्ड आ गया। फिर लिखूंगा बैड डेट 4। लो सर उससे अगला पॉइंट है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन तो भाई यहां से निकालो। कैपिटल गेन कितना है? 40 मिलियन का। ये यहां से निकलेगा, ये वाला भी निकलना है, ये भी निकलना है, ये भी। अच्छा जी, इसमें मुदारबा सर्टिफिकेट्स क्या होती हैं? सर ये सिक्योरिटीज हैं, ये भी सिक्योरिटीज हैं, और लिस्टेड कंपनी के शेयर ये भी सिक्योरिटी। मुदारबा भी सिक्योरिटी होती है और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स भी सिक्योरिटी होती है। आपको पता है ना, सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक आइटम है, सेपरेट रेट लगना है। ये अनलिस्टेड कंपनी है, इसको हम NTR ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये टोटल बनता तो 40 मिलियन ही है। वो कहता है अगली बात, इस पर वर्किंग है कैपिटल गेन पर। वो कहता है तीसरी बात ये 9 मिलियन इंश्योरेंस क्लेम था। सर इंश्योरेंस क्लेम कितना था? 9 मिलियन का, जो कि अदर इनकम में लॉस शामिल किया गया था। सर जी claim was lodged against damage of a new machinery during the shipment that render it unfit for use। बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट है।
और जो मैं ये बात कहता हूँ कि आई कैप हर अटेम्प्ट में एक स्टेप आगे जा रहा है। आपने कैपिटल गेन में ये वाली स्टोरी पढ़ी हुई है कि मैंने प्लांट मंगवाया, रास्ते में ही ख़राब हो गया, उसको बेच दिया, उस पर जो गेन या लॉस आएगा वो कैपिटल गेन या लॉस होगा। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिशिएबल एसेट बना ही नहीं था, बिजनेस में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा। कैपिटल गेन में आपकी किताब में आई कैप की बुक में ये बड़ी अच्छी एक एग्जांपल गिवन है। अब उसने उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उससे नेक्स्ट लेवल पर लेके आया और उसने उसको बिजनेस में डाल दिया कि भाई मैंने मंगवाया था, लॉस हो गया, 9 मिलियन का लॉस हुआ है डैमेज की वजह से। भैया ये लॉस कैपिटल लॉस है। तो भैया अगर कैपिटल लॉस है तो इसका क्या मतलब है? इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आना, इसने लॉस को अदर इनकम में डाला हुआ है। पहला तो मैं ये काम करता हूं, यहां पर लिखता हूं कैपिटल लॉस और उसके साथ लिख देता हूं इंश्योरेंस क्लेम ऑन डैमेज प्लांट एंड मशीनरी। कितना है सर? 9 का। आपने देखा उसने लॉस को माइनस किया था, मैंने रिवर्स करके क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया। अब इसको ऐड बैक कर दिया है और अब हम जरा चलते हैं कैपिटल गेन की वर्किंग करने। दिस इज वर्किंग नंबर 2, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में दिस इज वर्किंग नंबर 2, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एक तरफ आ जाएगा अनलिस्टेड कंपनी का, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स 12, गेन ऑन शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। सेल ऑफ अदर कैपिटल एसेट है 12। दूसरी तरफ ये दोनों तो हो गए, ये वाली भी सिक्योरिटी है, ये वाली भी सिक्योरिटी है। अच्छा दूसरी तरफ जरा देखिए कि यहां पर आ गया लॉस 9 मिलियन का। भैया ये कैपिटल लॉस है ना, आपने यही लिख के ही तो यहां से यहां पे ऐड बैक किया है। ये वाला कैपिटल लॉस क्या कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा? यस और नो? इसको एडजस्ट कर देते हैं। कैपिटल लॉस ऑन डैमेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 9 का। इसको क्या कर दिया है? एडजस्ट कर दिया। ये कितना रह गया है? 3 रह गया। अच्छा जनाब, अब आ जाएं आगे और अब बात करते हैं सिक्योरिटीज की। मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं 8 के, लिस्टेड कंपनी के शेयर हैं 20 के। अब यहां पर उसने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है लॉसेस की। अगर मैं वर्किंग देखूं साथ ही, एक तो है ना ये 2 लॉस जो हैं इसको मैंने भी मुदारबा सर्टिफिकेट है एक, और एक लिस्टेड कंपनी है। अब एक बात ज़हन में रखना, दोनों सिक्योरिटी के लॉस हैं, तो क्या इन दोनों को ऐड करके लिख दूं? सर जी होल्डिंग पीरियड का फ़र्क है, रेट का फ़र्क है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अगर होल्डिंग पीरियड और रेट का फ़र्क हो, यानी सर जो 1 जुलाई 2022 के बाद ख़रीदा है, 10 जुलाई 2022 पे ख़रीदा, इस पे कितना रेट लगना है? 15%। जो 1 जुलाई 2022 से पहले ख़रीदा उस पर कितना रेट लगना है? तो यार ये बात तो पता है ना, ये बात तो आपको मैंने बताई है। अब इसका मतलब यह है कि इन दो पे रेट अलग-अलग लगने हैं, तो ऐसा ना करेंगे इन दोनों को जमा कर लें, जमा हो ही नहीं सकते।
दोनों पे रेट क्या लगने हैं, अलहदा अलहदा लगने हैं। तो इनको आप जमा नहीं कर सकते। अलबत्ता आपने चूंकि सेपरेट ब्लॉक आइटम है और एक हेड में दिखाना है तो आप शो जरूर करेंगे, मगर फिर दोबारा तोड़ के अलहदा अलहदा इस पे रेट लगा देंगे। सर जी एक तो ये वाली बात है। दूसरे नंबर पे अब जरा देखना, ये इसने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हमें दिया हुआ है कैपिटल लॉस का, और ये भी लिस्ट। आपको पता है सिक्योरिटी का लॉस सिर्फ सिक्योरिटी के गेन के साथ ही एडजस्ट होता है। हो गया ना भाई। अब देखो 2019 में 8 का लॉस था, 2020 में 6 का लॉस था। 2019 में लॉस आया, 2020, 2021, 2022। यार ये लॉस तो डेड। हमारा कौन सा साल है, 23। सर जी ये वाला लॉस डेड हो गया हुआ है, ये वाला लॉस फारिग। ये वाला जो 2020 का लॉस है ये 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 21, 22, 23। ये क्या, ये एडजस्ट हो सकता है। अब ये सिक्योरिटी का लॉस है, सिक्योरिटी के गेन के साथ इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सर जी सिक्योरिटी गेन है 20 का सर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने का था, 6 का। एडजस्ट कर लिया, पीछे कितना रह गया, 14। तीसरे नंबर पे सर मुदारबा सर्टिफिकेट भी हैं, और सर मुदारबा सर्टिफिकेट्स भी तो है ना, उस पर कितना गेन था, मुदारबा सर्टिफिकेट पर 8 का। सर ये वाला गेन भी ऐड कर लिया। सर जी बात समझ रहे हैं। तो ये 14 और 8, 22, 22 और 3, टोटल कैपिटल गेन में जो आना है वो 25 का आना है। सर जी मेरी बात समझ रहे हैं। ये कैपिटल गेन में फिगर आना है, और ये इस तरह से लॉसेस को एडजस्ट, मैंने कैपिटल गेन के लॉस को एडजस्ट कर दिया है। अब इसने कह दिया है मैं इस एडजस्टमेंट तक कर चुका हूं, टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है, 214 मिलियन। ये भी मैंने एडजस्ट कर दी। लो सर अब आगे आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। मैंने कैपिटल लॉस एडजस्ट कर दी हैं। अब आ गया स्पेकुलेशन लॉस और बिजनेस लॉस। अच्छा एक बार मुझे बिजनेस लॉस, सर जी बिजनेस का लॉस तो बिजनेस के साथ एडजस्ट होना है ना, स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ किसके साथ एडजस्ट होना है, लेकिन ये 52 वाला लॉस तो पिछले साल का इस बिजनेस के साथ एडजस्ट होगा। यस और नो, 2021 का है तो फिर कोई बात नहीं, 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता था ना, ये एडजस्ट होना। अब मसला किधर आ रहा है, मसला ये आ रहा है मैं ये एडजस्ट तो करना चाहता हूँ, मगर दिल चाहता है कि एक बार मैं इस साल की इनकम को तो टोटल करूं पहले। मेरे पास कोई टैक्स क्रेडिट नहीं है, कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, जरा इनकम को तो टोटल करें। यहां से शुरू होना है। 177 प्लस 188 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 15.8 प्लस 9, लेस करेंगे 3.9, लेस करेंगे 16, लेस करेंगे 4, लेस करेंगे 40, लेस करेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन 214, 166.9। ये इस साल की इनकम आ गई। पहला काम क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है, 52 का। सर जी ब्रॉड फॉरवर्ड 52 का है ना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, इसको एडजस्ट कर दीजिए। $114.9।
सर जी जब आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट कर देंगे फिर आपके पास, सर आपको पता है ना, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड को एडजस्ट करना है, वो 6 साल बाद एक्सपायर होता है। सबसे आखिर में किसको एडजस्ट करना है? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को। क्यों जी? सर जी ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरेट फॉरवर्ड होती है, याद है? ये वाला रूल अप्लाई करना था। अब इसके अंदर क्या था? 114.9 था। अब एक रूल आपने पढ़ा हुआ, हाँ जी, अगर 10 मिलियन से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम हो तो आप 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर वो एडजस्ट करेंगे, और अगर फिर भी डेप्रिसिएशन बच गई तो वो अगले साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड कर देंगे टिल सेट ऑफ। ये वाला रूल अप्लाई होना था यहां पे। जरा मुझे बताइएगा 50% ऑफ टैक्स, ये अगर 10 मिलियन से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम हो, ये तो 114.9 मिलियन काफी ज्यादा है। 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम जी 57.45 और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जी भैया 168 आ रहा है, ये सामने लिखा हुआ ब्रॉड फॉरवर्ड है 168। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? लोअर। तो 57.45 लेस हो जाएगा, बाकी क्या आएगा? 57.45। ये आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है। टैक्सेबल इनकम कह दिया, सॉरी मैंने, मुझे कहना चाहिए था ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस की फाइनल फिगर बनती है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द लॉसेस। सर जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं हर स्टेप बड़ा स्लो बता रहा हूं। मेरा टारगेट ये है कि यार आप इस सवाल के अंदर इतना डाटा है, अगर आप इस सवाल को सीख जाएंगे तो 15-20 एडजस्टमेंट और 15 से 20 कानून अप्लाई करवाए हैं उसने इस सवाल में। लो सर, अब आप यहां तक पहुंच गए। इधर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गई थी, कैपिटल गेन की वर्किंग भी हो गई है। लो सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना लिख दूं? 57.45। कैपिटल गेन कितना लिखूं? 25। सर जी और कोई इनकम तो नहीं है? सर जी और कोई इनकम तो नहीं है? टोटल इनकम कितनी बनी? टोटल इनकम कितनी बनी भाई? 82.45। हमने ये भी एडजस्ट कर लिया है, सिर्फ ये रह गया। हमने सर जी 82.45, इसमें से सेपरेट ब्लॉक आइटम लेस कर दें। सेपरेट ब्लॉक आइटम्स कौन कौन सी हैं? सिक्योरिटी और यानी 14 और 8 लेस करना है, ऐसा ही है ना सर? 14 + 8 कितना बना? 22 लेस कर दें तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? सर ज़कात तो कोई डिडक्टेबल अलाउंस तो नहीं है, यहां पर आ जाएगी टैक्सेबल इनकम जी 60.45।
ये टैक्सेबल इनकम। और इसके बाद सबसे मुश्किल काम जो आप लोगों से नहीं होता सही, मैं फिर आज कोशिश करता हूँ, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इंडिविजुअल है, नॉन सैलरीड है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जी इब्राहिम बात सुनिए। जी भैया मैं फिर कह रहा हूँ, ये आसान काम नहीं है। सबसे मुश्किल स्टेप ये है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त तो जी बताइएगा। टैक्स लायबिलिटी सर एक दो स्टूडेंट्स और कंफर्म कर दें। 20.38739 कर दूं। अच्छा टैक्सेबल इनकम है। अब टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम। सर जी सेपरेट ब्लॉक आइटम पे भी तो टैक्स लगाना है। पूछे तो कोई सवाल है ध्यान में? बाद में अभी ये 1 मिनट रह गया, बस इसके फौरी बात पूछ लीजिएगा, बस ये टैक्स ऐड करना है, सवाल खत्म है। क्योंकि जिसका होल्डिंग पीरियड, ये देखो भैया, जिसका होल्डिंग, ये देखो शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी जो था वो रह गया था हमारे पास 14 का। टैक्स ऑन शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी जी कितना है? 14 का 12.5%, चूंकि इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है जी। 1.75 टैक्स ऑन मोदारबा सर्टिफिकेट्स जी 8 इंटू 15% जी 1.2। सर ये ऐड कर दें, ये आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। टोटल कर देना 20.39 प्लस। कोई क्रेडिट तो नहीं ना मिला मेरे रास्ते में जी? वो मुश्किल तो नहीं लगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज स्लो स्लो बताई है कि हर चीज आप पिक कर जाएं। तीन नंबर का पार्ट अब करने लगा। डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ एफबीज रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड टैक्स लॉसेस अलोंग विद द टैक्स ईयर। वो कहता है अनयूटिलाइज्ड टैक्स लॉसेस बताएं अलोंग विद द टैक्स ईयर अप टू विच दीज लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। सर जी अनयूटिलाइज्ड टैक्स लॉसेस हम 1 बाय 1 देखते हैं। सर जी इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस लॉस जो है वो तो क्या हो गया है, 52 का था लेकिन करंट ईयर में एडजस्टेड। ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये करंट ईयर है, ये कैरेट फॉरवर्ड है। कैरेट फॉरवर्ड तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपका आ गया स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस। कब हुआ था? पिछले साल 2022 में। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस ये कितना था? 14 का था। ये एडजस्ट नहीं हो सका,
2022 का लॉस था, 22 को निकाल दें, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये उसने कहा है किस साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, आपको वो साल बताना पड़ना है। सिंपल 6 ईयर लिखेंगे तो वो ठीक नहीं है। उसने कहा है टैक्स ईयर जहां तक वो कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। सर जी अनएब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड टैक्स डेप्रिसिएशन जी भाई कितनी है भैया? 168 थी ब्रॉड फॉरवर्ड, ऐसा ही है ना? 57.45 हमने इस साल एडजस्ट किया है। बकाया कितना रह गया? 110.54, ये कैरेट फॉरवर्ड होगा 110.54। कब तक? अनलिमिटेड टाइम तक। पता है ना भैया, अनलिमिटेड टाइम है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। आगे बात करते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस 2019 का लॉस के बारे में लिखूंगा, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं, ये डेड लॉस था। कैन नॉट बी एडजस्टेड, ये एडजस्ट हो ही नहीं सकता था, ना ही कैरेट फॉरवर्ड हो सकता था। 2020 का लॉस था, कितना था ब्रॉड फॉरवर्ड? 6 का, ये क्या हो गया? एडजस्टेड। कुछ कैरेट फॉरवर्ड है? नो कैरेट फॉरवर्ड। सर जी ये 3 नंबर का था, ये सारा लिखना था। समझ आ रही है? लो सर, ये पिछली अटेम्प्ट का सवाल है जो मैंने मैक्सिमम डिटेल के साथ करा दिया, समझा दिया। कोई सवाल पूछना चाहते हैं भाई? आप सवाल कुछ पूछने लगे थे। कोई मसला नहीं है, आप सवाल पूछें, परेशान ना हो। फॉरेन करेंसी रेट की वजह से क्या? सर फॉरेन, मैंने कतरी रियाल देने थे 4 लाख। जब मैंने मशीन खरीदी उस वक्त रेट था 45। मैंने मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2022 में। 30 जून 2022 को जब ईयर एंड आया तो रेट कतरी रियाल का कम होकर 40 हो गया। जब रेट कम होगा तो लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम होगी तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी कम वाली अमाउंट पे निकलेगा ना। हो गया, अगला साल आया। अब मैंने इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन पुराना जो रेट था 30 जून 2022 पर, उसके हिसाब से निकाल लिया। अब मेरी WDV निकल आई। अब अगला साल 30 जून 2023 आया। अब की बार रेट 40 से बढ़ के 79.5 हो गया। 39.5 का अपलिफ्ट जंप आ गई। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 लाख किया। इतनी अमाउंट से लायबिलिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो अब इसके जवाब में WDV बढ़ेगी। WDV में फ्लक्चुएशन का इंक्रीज ऐड कर दिया, ठीक हो गया। वो उसके नतीजे में फिर अब जो इंक्रीज WDV बढ़ गई उसके नतीजे में डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। ये देखो, ये सारी स्टोरी जो मैंने सुनाई है मैंने ये करके दिखाई है। ओरिजिनल कॉस्ट ये थी, फ्लक्चुएशन यहाँ पर आई, फिर जो फाइनल 2022 के लिए आ गया इनिशियल अलाउंस से डेप्रिसिएशन निकाल ली, फिर ये WDV आ गई। इस WDV को देखो, इस WDV में मैंने क्या किया है, ये देखो दोबारा फ्लक्चुएशन ऐड की है। अब ये जो वैल्यू आई इसका 15% लेके डेप्रिसिएशन निकाली। सर गेम समझ आई है? ऐसे करते हैं।
चलूँ आगे भैया। लो सर, ये हमने आपके साथ सारा डिस्कस कर लिया। अब इस सेशन में एओपी का न्यूमेरिकल भी करवाना है और एओपी का सबसे अच्छा न्यूमेरिकल मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने नॉलेज के मुताबिक जो बेस्ट और मुश्किल में, एक तो लेटेस्ट अटेम्प्ट है और एक जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स है मैं वो करवा रहा हूँ। जो मुझे लगता है उसके अलावा बेस्ट है, कल मैंने उसकी वीडियो दी है। इसके अलावा जो बेस्ट है बिजनेस में वो आकाश कुमार वाला न्यूमेरिकल है बिजनेस का, उसकी वीडियो मैं दे दूंगा भाई, नोट कर लें। आकाश कुमार वाला न्यूमेरिकल इसके बाद वो बेस्ट, ठीक है, उसकी वीडियो मैं आपके साथ दूंगा। सर जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है या कर चुका है उसे पता होता है कि सर ने कौन सा आसान सा सवाल करा के निकल गए हैं या सर ने कौन सा सवाल कराया जो वाकई ट्रिकी था, और जब आप बाकी सवाल करेंगे और वो आपको आसान लगेंगे इसके मुकाबले में तो आपको समझ आ जाएगी कि सर ने जो सबसे ट्रिकी सवाल था वाकई वो करवाया। सर समझ आ रही? मैं आपको मुश्किल सवाल कराऊं ताकि आसान सवाल आपको इससे भी ज़्यादा आसान लगे। ठीक हो गया सर? तो आकाश कुमार वाला सवाल ट्रिकी है, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चूँकि सारे सवाल लिमिटेशन ऑफ टाइम की वजह से करवा नहीं सकते। और एओपी में जो एक ट्रिकी सवाल है, एओपी में दो सवाल अच्छे हैं, एक MAZE बेस वाला और एक क्वेश्चन जो है वो आज़ादी एंड कंपनी वाला है। आज़ादी एंड कंपनी वाला लेटेस्ट एओपी का न्यूमेरिकल आया है पिछली से पिछली अटेम्प्ट में। ठीक हो गया सर? वो आपको मैं कराने लगा हूँ, आज़ादी एंड कंपनी। वैसे भी मैंने कहा आज़ादी करीब है तो ये वाला न्यूमेरिकल ठीक रहेगा वक्त के हिसाब से, ऑल्दो इसके डिफ़िकल्टी लेवल को ज़्यादा मैंने कंसिडर किया है टू सेलेक्ट दिस न्यूमेरिकल। बड़ा अच्छा सवाल है, करें शुरू सर। अप्रोच, सोच, अंदाज वही है। इस तरह अगर आप 10 न्यूमेरिकल्स कर लें, एक कल कराया, एक की वीडियो कल दी, एक अभी कराया, एक की वीडियो अब दी, एक ये कराया, एक इसकी वीडियो दूंगा, 6 तो यार मैं आपको रिवीजन में करवा रहा हूँ। 10 न्यूमेरिकल अगर आप कर लें तो आपका पैटर्न, आपका हाथ सेट हो जाता है। सर समझ आ रही है? मेरे मुताबिक एक अच्छे स्टूडेंट को जो तुक्का नहीं लगाने जा रहा है, जो पास होने जा रहा है, उसको कोई 15 से 18 न्यूमेरिकल कम से कम 2 से 3 बार करनी चाहिए। फिर वही बात है, जो तुक्का नहीं लगाने जा रहा, जो पास होने जा रहा है, जो शुरू से पढ़ रहा है, उसके पास उतना टाइम होता है। लेकिन जिनके पास टाइम शॉर्ट है वो आखिरी 10 अटेम्प्ट्स के न्यूमेरिकल्स पकड़ें और उन्हें कर लें। अगले न्यूमेरिकल पकड़ने की बजाय दूसरी बार बस उन्हीं को ही दोबारा करें, ताकि जो चीज़ें आपने पहली बार करने पर सीखी थी वो दूसरी बार करने पर पक्की हो जाए, पेपर में आपके काम आए। लो सर, आज़ादी एंड कंपनी is an AOP of person engaged in the business of manufacturing disposable products. Following information has been extracted. Sales है, sales tax, trade discount, net sales, cost of sales, GP, operating expenses, loss before tax. सर जी खबर ये है कि लॉस है। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या शामिल है? 12 मिलियन की पेमेंट शामिल है। किसको की है? हाशिम लिमिटेड को। क्यों की है? नई मशीन खरीदने के लिए। फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीन फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंटेनर इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू and a fair market value of 5 million and 4 million respectively on exchange date. 2 मिलियन का सेल्स टैक्स, 12 मिलियन की पेमेंट है, इसमें 2 मिलियन का सेल्स टैक्स शामिल है और ये परचेज किया गया है फॉर द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन फॉर मेकिंग plastic container in exchange of an old machine having a book value and a fair market value of 5 million and 4 million respectively
on exchange date. The transaction was carried out on 1 जुलाई 2021. ट्रांजैक्शन 1 जुलाई 2021 को की गई है जनाब। फेयर मार्केट वैल्यू और दूसरे नंबर पे कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू उसने दे दी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 12 मिलियन उसने हाथ से दिया है, ऊपर से पुरानी मशीन भी दी है। तो जो पुरानी मशीन दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट में शामिल होगी जो नई मशीन खरीदी है। यस और नो पढ़ाया ना कल मैंने सर, यही करना है। तो 12 मिलियन जो हाथ से दिया और जो पुरानी मशीन है तो 5 मिलियन की, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 4 मिलियन, तो 16 मिलियन कॉस्ट होगी। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं, 16 मिलियन कॉस्ट होगी। सेल्स टैक्स 2 मिलियन है। आपको बताता चलूँ सेल्स टैक्स आप जब प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं तो सेल्स टैक्स इनपुट क्लेम नहीं कर लेते, करते हैं ना सर। आपकी रिवीन क्लास है इसलिए मैं आपको ये बात अभी सिखा रहा हूँ कि सेल्स टैक्स तो आप इनपुट क्लेम कर लेते हैं, तो वो सेल्स टैक्स कॉस्ट का हिस्सा, हर वो टैक्स जो रिफंडेबल है जो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। हर वो टैक्स जिसकी एडजस्टमेंट मिलती है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। आपको एक सवाल है जिसके अंदर वो कहता है 21,10,000 रुपए की प्लांट खरीदा है, 1,10,000 रुपया इनपुट टैक्स दिया है और 1 लाख रुपया कस्टम ड्यूटी दी है। सर 1 लाख जो कस्टम ड्यूटी दी है वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, लेकिन 1,10,000 रुपया जो इनपुट जो आपने इनकम टैक्स दिया है वो कॉस्ट का हिस्सा, क्योंकि ये एडजस्ट हो जाता है, इसका टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, ये लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाता है। सर जी मेरी बात समझ रहे हैं, ये कतील वाले सवाल में ये वाली एडजस्टमेंट है, कभी टाइम मिले तो कीजिएगा। और फिर उसके अलावा इस सवाल में सेल्स टैक्स दिया हुआ है, ये भी आपको एडजस्ट हो जाना है, कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। ओल्ड मशीन को परचेज किया गया था 1 जनवरी 2020 में। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ नॉट न्यू मशीन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। सर जी अगर वो आपको पता है अगर अकाउंटिंग के अंदर वो डिस्पोजल रिकॉर्ड करेगा तो डिस्पोजल का गेन लॉस रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहले जब टैक्स वाला वर्किंग करता है तो पहला काम क्या करेगा, जो उसने डिस्पोजल रिकॉर्ड किया उसको रिवर्स करना। तो सर जी मेरी बात समझ आ रही, अकाउंटेंट ने जो गेन लॉस रिकॉर्ड किया पहले उसको रिवर्स कर दो, फिर उसके बाद टैक्स के मुताबिक जो गेन लॉस है उसको अकाउंट फॉर करो। सर जी समझ आ रही है, यहां पर उसने ये अच्छा काम किया, अकाउंटेंट ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ डिस्पोजल, इसका मतलब है कुछ रिवर्स नहीं करना। अगर वो चुप रहता और आपको अकाउंटिंग WDV दे देता और साथ आपको सेल प्रोसीड बता देता, पहला काम आपने करना था अकाउंटेंट ने जो गेन लॉस रिकॉर्ड किया उसको रिवर्स करें और फिर टैक्स के मुताबिक गेन लॉस निकाल के उसको अकाउंट फॉर करना था। खैर यहाँ पे वो कहता है ना डेप्रिसिएशन ना ओल्ड मशीन का डिस्पोजल रिकॉर्ड किया है, ना ही न्यू मशीन की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है। सर जी ये टैक्स वालों ने करनी है और करते हैं भी सर। बड़ी सबसे अच्छी एडजस्टमेंट ही ये थी, बाकी तो सिंपल है। रॉ मटेरियल परचेज किया 40 मिलियन का टैक्स नहीं काटा। सर जी टोटल परचेजेस भी उसने दे दिए हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री डैमेज हो गई थी, कॉस्ट उसकी 18 मिलियन है, लेकिन इट इज ये गुड्स डैमेज हो गई और अब लग रहा है कि 12 मिलियन की बिकेगी। सर लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV सुना हुआ है ना कॉन्सेप्ट, ये भी पता है कि ये टैक्स में अप्लाई होता है। सर ये अप्लाई होगा। सैलरी 0.275 मिलियन की सैलरी दिया ऑफिस बॉय को, 25,000 पर मंथ कैश में। 25,000 तक तो दे सकते हैं ना सर, ये इसका कोई मसला नहीं था, अलाउ था। वेयर हाउस का किराया दिया क्रेडिट कार्ड के जरिए, कोई मसला नहीं है, बैंकिंग चैनल के जरिए दिया। बैड डेट एंड राइट ऑफ कर दिए, कोई मसला नहीं है। ओमिशन 3.2 मिलियन की एक
पेमेंट की गई है मेंबर ऑफ आज़ादी एंड कंपनी को। सर आज़ादी एंड कंपनी एओपी है ना, उसके मेंबर को पेमेंट करेंगे तो क्या ये एक्सपेंस होगा? नहीं, ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। स्कॉलरशिप दी है, ये अलाउड एज डिडक्शन होगा। 6.4 स्कॉलरशिप ऑफ 4.5 मिलियन है, हायर स्टडीज़ के लिए दिया जाए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये अलाउड एज डिडक्शन होता है। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर खरीदा है 6.4 मिलियन का, यूजफुल लाइफ भी है इसकी 5 ईयर। ये तो सॉफ्टवेयर तो माइनस नहीं ना होना चाहिए था, सॉफ्टवेयर ऐड करेंगे, अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे, शाबाश। फिर डेप्रिसिएशन है, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, लीज रेंटल है, फाइनली इसकी एडजस्टमेंट है, इंशाल्लाह ये करते हैं। और फिर ये सवाल कहते हैं इस पे टैग लगा हुआ है एओपी, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये एओपी का नहीं बिजनेस का सवाल है। इसमें मेनली जो उसने एडजस्टमेंट्स पूछी हैं सारी बिजनेस वाली पूछी। सर जी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, taxable income and tax level। टैक्स ईयर 2022, इधर लिख देता हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस, वर्किंग नंबर। याद रखना ये पूरी एडजस्टमेंट्स मैंने पढ़ ली हैं। जहां पर सेल 100 मिलियन से ऊपर होना, आप फौरन अलर्ट हो जाएं, मिनिमम टैक्स रिजीम। फिर नीचे सवाल पढ़ें, क्या इसने ये बात तो नहीं कही हुई कि मिनिमम टैक्स रिजीम इग्नोर करें? अगर पिछले सवाल में उसने कहा था, इस सवाल में उसने नहीं कहा। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं, इस सवाल में उसने नहीं कहा, इसका मतलब है कि मिनिमम टैक्स रिजीम का इम्पैक्ट भी है यहां पर। अच्छा जनाब, वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस। कहां से शुरू करते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये तो उल्टा क्या है? लॉस है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर आपने मशीन खरीदी है, मशीन जो खरीदी है, जो मशीन खरीदी है 12 की, उसको तो माइनस नहीं ना होना चाहिए था, इसे ऐड बैक कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं लेस करना है, पेमेंट 12 मिलियन की है और 4 मिलियन का जो है वो मशीन उसने, सॉरी पुरानी मशीन उसने दी है जिसकी कॉस्ट WDV 5 मिलियन और फेयर मार्केट वैल्यू 4 मिलियन थी, तो 4 मिलियन लेंगे। वर्किंग नंबर 1.1, मुझे लगता है ये थोड़ी सी जगह ज़्यादा छोड़नी चाहिए। कॉस्ट ऑफ मशीन को कैलकुलेट करना है और फिर इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है सर? सर पेमेंट की है 12 की, एक्सचेंज जो किया है पुरानी मशीन
उसकी क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। कितनी है सर, 4। और लेस क्या करेंगे, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स ऐड नहीं होगा 2 का। ये कितना बन गया, 16 2 14। सर जी जब इसने खुद ये बात कही है, 12 में से 2 लेस किया और 4 ऐड किया, और इसने कहा कि हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की अकाउंटिंग में, तो इसका मतलब है अब करनी पड़ेगी। मशीन इंपोर्ट किया है, पहले तो इनिशियल अलाउंस निकालेंगे जो कि 14 का 25% बनेगा, जो कितना बनता है 3.5। फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसका कितने परसेंट, 15%। शाबाश जी, 1.57 कर दिया, 58 कर देता हूँ जी। ये 2 डिजिट्स तक चले जाया करें, ज़्यादा बेहतर होता है। 3 ज़्यादा हो जाते हैं और एक बाज़ वक़्त बहुत कम होता है, तो 2 डिजिट आइडियल होते हैं। 1.58 डेप्रिसिएशन। अच्छा जनाब, ये तो एक तरफ आ गए। अब गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की बात भी कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1.2, डिस्पोजल ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है सर, सर WDV 5 थी। इसको कहना चाहिए डिस्पोजल प्रोसीड या डिस्पोजल प्रोसीड या एक्सचेंज प्रोसीड थी 4 और WDV थी 5। कितने का लॉस आ गया, 1 का लॉस। भैया मैंने, उसने कहा था ये 2 चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की हुई अकाउंटेंट ने, तो मैंने क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 1.58 1. कितना बन रहा था, 1.58। इनिशियल अलाउंस कितना बन रहा था, 3.5। और लॉस ऑन डिस्पोजल कितना था। सर जी मैंने सारी वर्किंग करके प्लेस कर दी। अच्छा जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था 40 मिलियन का। अब सुनना, रॉ मटेरियल परचेज किया है 40 मिलियन का, अगेंस्ट विच नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड। आपने परचेज की, पेमेंट की, टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा सर जी। अगर आपने परचेजेस किए हैं और पेमेंट करते वक्त टैक्स नहीं काटा तो वो वाली परचेजेस अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगी। तो सर परचेजेस नॉट अलाउड। एक्चुअल कितना है 40। हाँ अलबत्ता अगर रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स परचेज की हो तो 20% तक अलाउ नहीं होगी, 80% फिर भी अलाउ होगी। तो भैया मैक्सिमम डिस अलाउंस कितना है 120 का 20% कितना है, इनमें से कौन सा लेना है, लोअर, यानी 24 ऐड बैक होगा। तो सर समझ आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर NRV
12 है, कॉस्ट 18 है। डिफरेंस कितना आ गया? 6 का। अलाउड एज डिडक्शन। आगे आ गया सैलरी टू ऑफिस बॉय। इसका कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं कुछ करेंगे? चूंकि ये अलाउड एज डिडक्शन। वेयर हाउस रेंट, अलाउड एज डिडक्शन। फिर आ गया बैड डेट, अलाउड एज डिडक्शन। ये आपने सवाल में इनकॉर्पोरेट करके ज़रूर लिखना है, चाहे ऊपर लिख दें, मतलब आइडियल तो ये होता है प्लस की साइड पर लिख दिया जाए, चूँकि ये तीनों अगर अलाउ ना होते तो ऐड बैक होते। मैंने माइनस की साइड पर इसलिए लिख दिया कि मेरे पास थोड़ी सी ऊपर जगह कम है। ओमिशन, हाँ, पेमेंट टू मेंबर ऑफ AC 3.2, एड बैक कर दिया। स्कॉलरशिप ऑफ ₹4.5 मिलियन पेड टू सारा। सर जी स्कॉलरशिप जो होता है ना, ये भी अलाउड एज डिडक्शन होता है। सर पेमेंट ऑफ इंटेंजिबल, इसको लिखता हूं इंटेंजिबल्स। कितना है सर? 6.4 है। और इसकी अमोर्टाइजेशन निकालें। अब बड़ी ध्यान से सवाल पार्ट पढ़ना। 6.4 मिलियन का सॉफ्टवेयर खरीदा था 1 अप्रैल 2022 को। यह सॉफ्टवेयर 5 साल यूजफुल लाइफ रखता था। 6.4 डिवाइड बाय 5। अब आगे, सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल था डेट ऑफ परचेज से 1 अप्रैल से, लेकिन हमने सोचा कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट करेंगे। यार इंप्लीमेंट तो 1 जुलाई से हो रहा है, अमोर्टाइजेशन होनी चाहिए या नहीं भैया? जब से वो अवेलेबल हुआ तब से अमोर्टाइजेशन होगी, चाहे आपने यूटिलाइज किया या नहीं किया। ये पॉइंट इसने इसके अंदर टेस्ट किया हुआ था। और अब नंबर ऑफ डेज देखेंगे, अप्रैल मई जून, 91 डिवाइड बाय 365। जी भाई बताइएगा। 32 कर दूं? 0.32 कर दिया। सर जी डेप्रिसिएशन कितनी है सर? सर आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ने लगा हूं ना, डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्जेस ऐड बैक करते हैं और लीज रेंटल लेस करते हैं, यही पढ़ा है ना। डेप्रिसिएशन 2.1, फाइनेंशियल चार्जेस, यार सॉरी इसको ऐड बैक करना था। डेप्रिसिएशन 2.1, फाइनेंशियल चार्जेस कितना है सर? 1.5। ये दोनों ऐड कर दिए। अब जरा ध्यान से, सर जी इस सवाल का सबसे अहम पॉइंट है, जहां पर सबसे ज्यादा, ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है जो इसने पूछा है बिजनेस के न्यूमेरिकल में। ये जो छोटी सी लाइन आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद
आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट किया है, किताब से कट करके पेस्ट किया, ताकि मैं आपको इस लाइन को समझाऊं, इसका मतलब समझाऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरा और आई कैप के सोल्यूशन में डिफरेंस है। सर उसने ये बात नहीं कही कि लीज रेंट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर का लीज रेंटल 2.5 मिलियन तक अलाउ है, ये बात नहीं कही उसने। उसने क्या कहा है, व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर का लीज रेंटल का प्रिंसिपल पार्ट 2.5 मिलियन तक अलाउ है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। यार मेरी बात समझ रहे हो, मैंने लीज रेंटल लेना है, उसका प्रिंसिपल पार्ट लेना है, लीज रेंटल लेना है, उसका प्रिंसिपल पार्ट लेना है, उसके प्रिंसिपल पार्ट को 2.5 मिलियन तक अलाउ करना है। यार मेरी बात पिक कर रहे हो, ये जो इसको कैसे करना है सर, लीज रेंटल कितना है 3 मिलियन, उसका प्रिंसिपल पार्ट कैसे लूं सर जी, मुझे फाइनेंस चार्जेस पता है, तो भैया अगर फाइनेंस चार्जेस लेस करूंगा तो प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा, तो मैं लीज रेंटल में से फाइनेंस चार्जेस लेस करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल पार्ट आ जाएगा। ये जो प्रिंसिपल पार्ट है इसको 2.5 डिवाइड बाय 10.5 करूं, 2.5 उसने कहा है 2.5 मिलियन तक अलाउ है ना, गाड़ी की वैल्यू क्या है 10.5 मिलियन, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 10.5, फिर कह रहा हूं व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर हो, तो उसका जो लीज रेंटल आप दे रहे हैं, उस लीज रेंटल का जो प्रिंसिपल पार्ट आप दे रहे हैं वो 2.5 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि 3 में से 1.5 जो मैंने लीज रेंटल में से फाइनेंशियल चार्जेस लेस किए, बाकी जो अमाउंट आई उसको 2/5 डिवाइड बाय 10.5 किया। यार ये हम आम तौर पे व्हीकल होती है 7.5, ऐसा ही है ना, तो हम अलाउड ओवर एक्चुअल करके परसेंटेज निकालते थे, जब यहां पर भी अलाउड ओवर एक्चुअल ही है, लेकिन यहां पर अलाउड कितनी है 2.5 है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 10.5 और इसको 3 माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका लेना है 80%। सर गाड़ी बिजनेस में 80% इस्तेमाल हो रही, मैं क्या करूं? अब जरा मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा, बताइएगा आंसर। 8.29 कर दूं? अच्छा जनाब, यार ये पॉइंट पिक कर गए हो, यहां पर आई कैप के सोल्यूशन और मेरे में थोड़ा सोल्यूशन में डिफरेंस है। अगर सिर्फ लीज रेंटल का लिखा होता ना तो फिर मैं भी ऐसे ही करता जैसे आई कैप ने किया, लेकिन उसने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि लीज रेंटल के प्रिंसिपल पार्ट, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा है, 0.29 माइनस होना है। अब अगली बात सुनो, फाइनेंशियल चार्जेस माइनस नहीं होने, वो तो होने ही है। ऊपर एड बैक क्यों किए हैं? सारे के सारे एड बैक कर दिए, जितने परसेंट गाड़ी बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है उतने परसेंट फाइनेंशियल चार्जेस भी माइनस होंगे। सर जी समझ आ रहे हैं? फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं भैया? 1.5, इसका 80% ले लीजिए, 1.2, ये लेस होगा सर। सर जी ये स्टोरी है इस सवाल की, यहाँ पर मैंने बात ख़त्म कर दी है। और अब -66 में सर क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ आया? फाइनेंशियल चार्जेस का 80% इसलिए लिया है क्योंकि 80% बिजनेस में इस्तेमाल हो रही गाड़ी,
और लीज रेंटल के प्रिंसिपल पार्ट का 2.5 मिलियन तक अलाउ किया है, और उसका 80% भी इसलिए लिया जो कि 80% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। सर जी यस और नो? अब आगे आ जाए, ये सारा कर लिया, ज़रा इसको देख लें सर। 66 में प्लस करें 12, फिर 24, फिर 3.2, फिर 6.4, फिर 2.1 और फिर 1.5, माइनस में इसको सारे को ऐड करें, फिर डेप्रिसिएशन लेस करें, फिर इनिशियल लॉस लेस करें, फिर लॉस ऑन डिस्पोजल लेस करें, फिर अमोर्टाइजेशन लेस करें, और फिर लीज रेंटल का प्रिंसिपल पार्ट लेस करें, फिर लीज रेंटल का फाइनेंशियल चार्जेस वाला पार्ट लेस करें। मुझे 30.69 का लॉस आ गया। आप देखें उसने किसी और हेड को भी टच नहीं किया, सवाल पूरा कंप्लीट हो गया, कोई दूसरा हेड भी नहीं है। और 30 बच्चों मुझे कंफर्म कर दो, यही आ रहा है? बस इतना ही करना था इसमें। यस, एक चीज बस और है, 100 मिलियन से ऊपर की सेल थी, मिनिमम टैक्स रिजीम अपने जेन में रखो, बल्कि जिस तरह बाकी चीज़ें नोट करते हो ना उसी तरह मिनिमम टैक्स रिजीम नोट करो। आप देखें सर, आप कहेंगे आपने तो हमें ये सिखाया है कि हमेशा सारा कोई नोट करना है, साइड साइड भी लिखना है, आपने तो कुछ लिखा ही नहीं। भाई मैं क्या लिखूं, सारा कुछ है ही बिजनेस, सारा कुछ है ही बिजनेस, इसलिए मैंने कुछ नोट नहीं किया। हाँ अलबत्ता जब आप ये सेल देखो ना तो भाई सेल में से सेल्स टैक्स और डिस्काउंट लेस करने के बाद जो सेल आती है इसके साथ छोटा सा MTR लिख दो, ताकि ये बाद में आपके काम आए। सर जी टोटल सेल कितनी थी? सर जी टोटल बताइएगा। 380 थी, उसमें से सेल्स टैक्स लेस करें, सेल्स टैक्स कितना है? 45 का, उसमें से डिस्काउंट कितना है? ये लेस करेंगे तो कितना आ गया? 320। सर मिनिमम टैक्स रिजीम में रेट कितना लगता है? बताइएगा भाई, मिनिमम टैक्स रिजीम में रेट कितना लगता है? 1.25। जी पर मुझे ज़रा बता दीजिए क्या बन रहा है। देखना भाई 1.25 से क्या बन रहा है। सर 4 इज द मिनिमम टैक्स जो इस बंदे को पे करना है बावजूद इसके कि उसका लॉस है। न्यूमेरिकल यहां पर ख़त्म होता है। मेरा दिल चाहता है कि आप में से जिस बच्चे का जो सवाल है वो ज़रूर पूछ ले। न्यूमेरिकल यहाँ पर ख़त्म होता है। 2 लेटेस्ट न्यूमेरिकल, AOP का लेटेस्ट और इसका लेटेस्ट मैंने आपको करा दिया। जी सर, सर जी पूछिए सवाल, पॉजिटिवली पूछ रहे हैं सर। सर जी सवाल पूछिए। हाँ जी, उसका पार्ट भी है, उसमें उसने कहा टैक्स इम्प्लीकेशन बताएं सारा की। आपने ये बात चैप्टर नंबर 11 में एग्जामिशन में पढ़ी थी कि स्कॉलरशिप फॉर द हायर स्टडीज़ के हवाले से जो इनकम भी मिलती है वो एग्जाम्प्ट होती है। हाँ, एक्सेप्ट ये कि एसोसिएट ने ना दी हो। अगर सारा डायरेक्टर होती तो फिर उसको ये एग्जाम्प्ट नहीं थी। चूंकि सारा एम्प्लॉई है तो हम ये कहते हैं कि ये एसोसिएट नहीं होगी और ये एग्जाम्प्ट होगी। सर और कोई बात? सर और कोई बात? बिल्कुल निकालना था। और अगर MTR पॉजिटिव होता उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालते, वो टैक्स लायबिलिटी और MTR को कंपेयर करते। अगर MTR ज़्यादा होता तो हम कहते हैं MTR पे करेंगे। यस, वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाता।
4 तो पे कर रहे हैं हम, ये कैरी हो जाएगा ना। यस, मिनिमम टैक्स रिजीम में जो आपको मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत जो एक्सेस लॉस आ जाता है वो फिर कैरेट फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक हो गया सर जी। मैंने उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी, एक बार ज़रूर देख लीजिए। इस बार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है मिनिमम टैक्स रिजीम। सर जी और कोई बात? लीज रेंटल वाली बात दोबारा बता दें, मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले सर जी सुन लें, लीज रेंटल वाली बात ही बताने लगा हूं, आप लोग सब सुन लें। सबसे पहली बात यह है कि लीज रेंटल अलाउड एज डिडक्शन होता है। दूसरे नंबर पे बात यह कि लीज रेंटल अगर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर के हवाले से पे किया जाए तो उसका प्रिंसिपल पार्ट 2.5 मिलियन से ज्यादा हो तो वो अलाउ नहीं होता। बस ये बात इसी को अप्लाई किया। आपने किस्त दी, किस्त में जितना प्रिंसिपल दिया वो प्रिंसिपल जितने परसेंट 2.5 मिलियन से ज्यादा था उतना अलाउ नहीं किया, जितने परसेंट 2.5 मिलियन तक था उतना अलाउ कर दिया। इतनी सी गेम है। कोई सवाल है तो पूछे। क्लियर सर? अच्छा जनाब, कुछ प्रोविजंस हैं जो सोचा हुआ था मैंने कि आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। लास्ट 10 अटेम्प्ट्स, बल्कि ऑटम 14 से ऑनवर्ड्स से ये स्प्रिंग 15 का एक सवाल था बिजनेस का। इसमें उसने कहा था फिजिबिलिटी स्टडी पे 2.5 लाख खर्च किया। तो फिजिबिलिटी स्टडी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होती है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन ही होता 20% के हिसाब से जो स्टेट लाइन बेसिस पर अलाउ होता है। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं। एक सवाल उसने इससे नेक्स्ट लेवल का पूछा था, पता है क्या? कहता है पिछले साल प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हुआ था। सर अगर पिछले साल प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हुआ था तो इस साल एड बैक नहीं होगा, वो तो पिछले साल एड बैक हो गया होगा, अलबत्ता उसका 20% माइनस होगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो ये दो बातें उसने दो मुख्तलिफ सवालों में फिजिबिलिटी के प्री कमेंसमेंट के बारे से पूछी गई। यार प्रोविजन किसी नाम से भी हो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होती। टैक्स वाले कहते हैं नोशनल है। उसके बाद हमने, अच्छा ये वाली एडजस्टमेंट काफ़ी बार आई हुई है और आप लोगों ने की होगी, मैं फिर भी उसको एक बार कर देता हूँ कि अगर वो आपको कहता है कि इतना डिविडेंड वसूल हुआ और ये कहता है कि इतनी ज़कात उसमें से कटी हुई थी और ये कहता है कि 15% टैक्स कटा हुआ था, तो हम इस तरह से करके डिविडेंड इनकम निकाल लेते हैं। यानी डिविडेंड रिसीव्ड प्लस ज़कात डिवाइड बाय 0.85 करेंगे तो डिविडेंड क्या मिलेगा? डिविडेंड इनकम मिलेगी। कितनी है सर? 8 लाख। इस पर फिर टैक्स कैलकुलेट करते हैं 15% के हिसाब से, जो बनता है 1,20,000। भैया मेरी बात समझ आ रही है? अगर डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट, ये एक पेट एडजस्टमेंट है जो 1-2 बार और भी आई हुई है। ये कतील वाला सवाल है जिसमें मैंने आपको वो वाली एडजस्टमेंट भी बताई है, प्लांट एंड मशीनरी वाली। डोनेशन एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता, उसका टैक्स क्रेडिट मिलता है। अच्छा इसमें एक बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट थी ये वाली, जिसमें वो कहता है 30 जून पे लीज्ड एसेट ओन्ड में ट्रांसफर हो गया। साल के आखिरी दिन अगर आप एसेट के मालिक बने हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? यस। कॉस्ट क्या होगी? लीज से ओन्ड में ट्रांसफर हुआ है तो कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू होगी और रेजिडुअल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन इस साल की चार्ज होगी।
अच्छा, बाज़ औक़ात 2 बार उसने ये वाला सवाल भी दिया है। उसने कहा है कि पहले प्राइम कॉस्ट मेथड पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, अब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड की तरफ आ गए हैं टैक्स वाले। वो कहता है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। यार यहाँ पहले आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश थी, पहले आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश थी और आप प्राइम कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे थे इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। अब आपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूवल कर ली है और अब आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा सर जी, क्लोजिंग बैलेंस, प्राइम का क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर देंगे, एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर देंगे। और सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सिंपल, प्राइम को निकाल रहे हो ना, प्राइम को माइनस कर दो, एब्जॉर्प्शन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, एब्जॉर्प्शन को ऐड कर दो। ये वाली एडजस्टमेंट भी 2 बार आई हुई है। ओपनिंग का तो बात ही नहीं है, ओपनिंग इस एडजस्टमेंट की वजह से सर जी सिर्फ क्लोजिंग को चेंज करना होता। सर जी एक केस में उसने, अच्छा ये तो हम आपको सगीर वाले सवाल में बता चुके हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाली बात। सर जी एक सवाल में 2 बातें ज़हन में फौरी आ गई हैं। एक तो ये बात है कि अगर एक एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस यूज हो रहा हो तो इनिशियल अलाउंस पूरा मिलता है। डेप्रिसिएशन जितने % बिजनेस में इस्तेमाल रहा हो उतने % मिलती है, लेकिन इनिशियल अलाउंस पूरा मिलता है। दूसरा, अगर एक एसेट फ्रांस में इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तो उसका इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। जो एसेट फ्रांस में इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। सर आपने अगर कोई एसेट इंपोर्ट किया है तो बाज़ औक़ात आपको इंपोर्ट स्टेज पर एडवांस टैक्स देना होता है, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता, उस पर टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सर ये अब्बास वाले क्वेश्चन में ये वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छी थी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वाली। अच्छा, बाज़ औक़ात वो आपको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दे देता है और टैक्स की ओपनिंग WDVs दे देता है। इसका पता है क्या मतलब होता है कि निकालो टैक्स की डेप्रिसिएशन खुद निकालो। आपको मैं एक टिप बताने लगा हूँ सर, जब भी वो ऐसे करे आपने ओपनिंग WDV में पता क्या करना है, ओपनिंग WDV जो भी मिलेगी सबसे पहले उसमें से डिस्पोजल की WDV लेस कर देनी है और उसके बाद परचेजेस नहीं ऐड करनी। परचेजेस को देखना है कि वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है या एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। अगर है तो कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस लेस करने के बाद ऐड करना है, और अगर वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो फिर एज इट इज ऐड कर देना है। सर जी मेरा पॉइंट पिक कर गए। इससे आपके पास जो फाइनल फिगर आएगी ना उस पर डेप्रिसिएशन रेट लगाएंगे। क्लियर होगी बात? ये एक स्टैंडर्ड तरीका है टैक्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। और अब्बास वाले इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट जो और टेस्ट हुआ था वो ये हुआ था कि अगर एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा हो और डिस्पोजल हो जाए, डिस्पोजल हो जाए तो क्या करेंगे, WDV में ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन जो अलाउड नहीं थी। ये वाला अब्बास वाला सवाल बहुत अच्छा है और आकाश कुमार वाला सवाल तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है सर। वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो फॉर्म में शेयर करूँगा। इस सेशन के लिए इतना ही है, आप ब्रेक कर लीजिए और 11:30 शार्प इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे। 15 मिनट की ब्रेक होती है, अभी 18-19 मिनट पड़े हैं। अगला सेशन इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। रिटर्न असेसमेंट अपील एक लेंथी एरिया है और इंशाल्लाह मैं बहुत स्मार्टली हम उसको कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो के लिए और इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।